यानी आप कहना चाह रहे हैं कि G20 को कुल मिला जुला के कमजोर किया गया है। बिल्कुल। जिस दौरा है जहाँ पे राहुल गांधी गए और अभी पेरिस में उन्होंने साइंस यूनिवर्सिटी में भाषण दिया, अपना इंटरेक्ट किया। इस पूरे दौरे में दो एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो वो इस बार केवल यूनिवर्सिटीज में या एनआरआईज या डायस्पोरा से नहीं मिल रहे हैं। इस बार उनकी हर देश में वहाँ के पॉलिटिशियन से मीटिंग है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मीटिंग है, विदेश मंत्रियों से मीटिंग है, प्रतिपक्ष के नेताओं से मीटिंग है। वो डिवाइड आपको सिनेमा हॉल की तालियों में नहीं दिखाई देगा। अच्छा। तो हाँ, सिनेमा हॉल में शाहरुख खान को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। अभी तक करीब 29 लाख टिकट बिक चुके हैं उसके चौथे दिन। नमस्कार, 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत के इस नए शो में हम एक बार फिर से हाजिर हैं। पिछला हफ्ता एक बार फिर बहुत पॉलिटिकल गहमा गहमियों वाला रहा। ढेर सारी घटनाएं घटी। सबसे बड़ी घटना तो G20 थी। देश में G20 हुआ। इतना बड़ा सम्मेलन, दावा किया गया कि पहले इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ है। हालांकि उसी समय इस दावे का खंडन आ गया कि इसके पहले इंदिरा गांधी जो है वो नैम नेशंस जो है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नेशंस का एक बड़ा सम्मेलन कर चुके हैं, जिसमें इससे ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष आए थे। खैर, ये भी एक बड़ा सम्मेलन था। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आजकल जो हमारी रिपोर्टिंग होती है, जो हमारे एंकर्स और जो हमारे पत्रकार जाते हैं, वो फोटो खींचने में चांदी के बर्तन में इतने सुंदर हॉल में ज़्यादा बिजी होते हैं। ये खबर आ ही नहीं पाती है कि आखिर इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष मिले तो हुआ क्या। जो फोटो सेंट्रिक जर्नलिज्म हो गया है, जिसमें फोटो जितनी ज्यादा से ज्यादा आ सके, उसकी आड़ में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं। आज प्रशांत से हम समझने की कोशिश करेंगे कि G20 सम्मेलन के बाद जो डिक्लेरेशन हुआ है उसका क्या मतलब है, उसका क्या असर पड़ेगा G20 नेशंस और सारी दुनिया के लोगों की जिंदगियों पर। लेकिन उससे पहले एक और घटना हुई, एक फिल्म रिलीज हुई। शाहरुख खान की जब फिल्म रिलीज होती है तो वो अपने आप में एक पॉलिटिकल घटना भी आजकल बन जाती है। तो जब जवान रिलीज हुई तो एक तरह का पॉलिटिकल डिवाइड देखने को मिला। हालांकि इस बार उस तरह से बहिष्कार का बहुत नारा नहीं लगा, लेकिन फिल्म आने के बाद कुछ लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इस केवल मसाला फिल्म है। तो प्रशांत हालांकि फिल्मों पे कम बोलते हैं, लेकिन जवान को लेकर मैंने देखा उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा था और जगहों पे लिखा था। प्रशांत, कैसी लगी आपको जवान? जवान को लेकर आप कुछ ज्यादा ही एकदम जवान की तरह एक्साइटेड थे उस पर लिखते हुए, मैं देख रहा था। तो ऐसा क्या खास है उसमें? देखिए, आपने ठीक कहा कि मैं फिल्मों पे कम बोलता हूँ, बल्कि फिल्में कम देखता भी हूँ। और आपको बताऊं कि मुल्क के बाद कई साल बाद मैंने सिनेमा हॉल में जाकर जवान देखी परसों। और वो फिल्म जो आप कह रहे हैं डिवाइड, वो डिवाइड आपको सिनेमा हॉल की तालियों में नहीं दिखाई देगा। अच्छा। तो हाँ, सिनेमा हॉल में शाहरुख खान को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। अभी तक करीब 29 लाख टिकट बिक चुके हैं उसके चौथे दिन। और 500 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, 250 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है फिल्म। तो अब तक की हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म है ये। हिट के मामले में सबसे बड़ा हिट है वो। और शाहरुख खान एक साल में पठान के बाद अब दूसरी बार तो 500 करोड़ के क्लब में आने वाले भारत के पहले कलाकार होंगे वो। अब वो फिल्म जो है वो रिवॉल्व होती है हमारे आसपास की घटनाओं में, जो बड़ी घटनाएं हैं, जो भारत की राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और एक बड़ा स्टेटमेंट फिल्म देती है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि देखने जिन्होंने नहीं देखी उनका मजा बिगड़ जाएगा। लेकिन वो सारी घटनाएं हैं जो मीडिया और सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर डिस्क्लोज करूं तो ईवीएम, या कैसे उद्योगपति जो है वो सरकारें बनाते हैं, तमाम सारी ऐसी घटनाओं को बहुत ही इंटरटेनिंग पैकेज में, यानी जो आम व्यक्ति समझ सके उसको। अब जो फिल्म की आलोचना कर रहे हैं कि साहब वो इतने गंभीर विषयों को ट्रिविलाइज कर दिया, उनके लिए मेरा संदेश है कि फ्रंट लाइन या एपीडब्ल्यू में बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं, उसको पढ़ें और उसमें तमाम उनको जानकारी मिलेगी। ये फिल्म उस फिल्म के फॉर्मेट में बड़ा कमाल है, और ये भारत के तमाम जनमानस को प्रभावित भी करेगी, सोचने में मजबूर करेगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, शाहरुख खान, हम लोगों को सबको, जो मैंने सीखा उस फिल्म से,
मैंने जब पढ़ा उसको कि शाहरुख खान ने कब फिल्म बनाना शुरू किया, तो ये उन्होंने नवंबर दिसंबर 2021 में इस फिल्म को बनाना शुरू कर दिया था। अब आप देखिए कि अक्टूबर में उनके बेटे की गिरफ्तारी होती है 2021 में। तो और वो शांत रहे, लोगों का बड़े आलोचना हुई। शाहरुख खान ने अपनी क्राफ्ट से, अपनी कला से जवाब दिया है सरकार को, और मजबूत जवाब दिया है। और फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप दिखाएं, आप भी कम फिल्में देखते हैं। जी, हम एक विचित्र समाज है जहां जवान की आलोचना हम इसलिए करते हैं कि मुंबईया मसाला फिल्म है और हिट हो रही है, लेकिन अफवाह जैसी फिल्म आती है तो हम देखने नहीं जाते हैं। तो हम इस रूप में एक विचित्र समाज है, इस विचित्रता की बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो दो बड़ी पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं, पहला तो G20 की बैठक, और दूसरा अब ये संयोग है कि प्रयोग में नहीं जानता, लेकिन जिस समय G20 की बैठक यहां पर चल रही थी, ठीक उसी समय राहुल गांधी विदेशों में थे। फिर से एक बार यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के बीच, इंडियन डायस्पोरा के बीच, वहां के इंटेलेक्चुअल्स के बीच लगातार बात कर रहे थे। जाहिर था कि वो खबर बहुत ज़्यादा टीवी पे नहीं आती, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा पता चलती है। ये पूरा जो फिनोमिना है, राहुल गांधी लगातार विदेशों में जा रहे हैं, इससे मैं बात शुरू करना चाहूंगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि G20 में हुआ क्या। प्रशांत, G20 में शोर गुल शराबा, इतनी अच्छा खाना, सारा मेनू और चांदी का बर्तन और जाने क्या क्या, प्रधानमंत्री आप भारत, ये सारा कुछ तो हम लोग देख चुके हैं और आजकल यही न्यूज बन गया है। लेकिन इतने राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिले, बैठे, बात हुई, तो उसमें कुछ निकल के आना चाहिए, और वो शायद वही G20 का घोषणा पत्र है जो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। पॉइंटर्स पे आने से पहले मैं पूछूंगा कि इस पूरे घोषणा पत्र को पढ़ते हुए जो डिक्लेरेशन है G20 का, आपकी पहला इंप्रेशन आपके मन में क्या बनता है? देखिए, जो उसमें बहुत जिस तरफ सारी निगाहें थी कि यूक्रेन के मामले पे क्या होगा, क्योंकि बाली में डिक्लेरेशन में बहुत सख्त, इंडोनेशिया में जब G20 का पिछली बार सम्मेलन हुआ था तो डिक्लेरेशन में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे रूस के लिए, बहुत स्पेसिफिक। अब मसला है कि यहाँ पे ये रूस का नाम ही नहीं है। और ये मैं कहूँगा कि जो भारत की तरफ से जो डिप्लोमेट्स थे, जो नेगोशिएट कर रहे थे, उनकी ये बड़ी जीत है कि वो इसको कामयाब कर पाए कि डिक्लेरेशन आ जाए, एक सर्वसम्मति डिक्लेरेशन आ जाए। क्योंकि अगर ये नहीं आता तो ये होता कि ये पहला G20 का सम्मेलन हुआ 2008 के बाद, जब राष्ट्राध्यक्ष हर साल मिलना शुरू हुए, तो ये सम्मेलन पहला होता कि जब नहीं आया। काफ़ी अटकलें थी कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो ये मैं कहूँगा कि उनको बधाई, जो कि नेगोशिएट कर रहे थे। लेकिन अब आप देखिए कि उसमें 2-3 बहुत अहम बातें हैं G20 के डिक्लेरेशन में। और उसको अगर आप देखें कि जो पैरा 9 है, वो ये कह रहा है, यूक्रेन में आने के पहले मैं बता दूं कि जो पैरा 9 है, पैरा 9 G20 की हदों को डिस्क्राइब कर रहा है कि G20 जियोपॉलिटिकल, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस है, बॉर्डर्स को लेकर या पॉलिटिकल क्राइसिस है, उनको रिजॉल्व करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और उसके बाद वो पैरा 8 में जो है वो यूक्रेन के मामले पे टेरिटोरियल एक्विजिशन और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे सभी देशों को, मेंबर देशों को कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। यानी यूक्रेन पर बिना रूस का नाम लिए आप इस पे आगे बढ़ गए। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? 2 इम्प्लीकेशंस समझ में आते हैं। एक, देखिए, ये पहला और आखिरी नहीं है कि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और वो बाउंड्री क्रॉस करके उनकी मिलिट्री चली गई। ये इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। अब आप यूरोपियन यूनियन या किसी और के डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वहां बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इट इज द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। उससे बच गए, और उसके बच के पश्चिम या G7 के देशों को आपने राजी कर लिया, ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि के पीछे एक बड़े कॉम्प्लिकेशन छिपे हुए हैं। कल मान लीजिए कि चीन ऐसी हरकत हमारे ऊपर करता है,
तो हमने क्या किया कि G20 के प्लेटफॉर्म को किसी भी तरीके के पॉलिटिकल या मिलिट्री या टेरिटोरियल अग्रेशन को के बाहर कर दिया उसको। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फोरम है G20, जहां पे रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप है। कल तक इंडिया के पास थी, अब ब्राजील के पास है, इंडिया के पहले इंडोनेशिया के पास थी। रोटेशनल है। अब उस रोटेशनल में एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। ये भी एक ड्रॉबैक है, लेकिन चलिए मान लिया कि ये परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है कोई। चीन के खिलाफ आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, वहां चीन के पास वीटो पावर है। यस, यहां चीन के पास वीटो पावर नहीं है। तो अब आपने क्या किया कि G20 की हदों को आपने बांध दिया। तो ये प्लेटफॉर्म हम तमाम भारत के अलावा तमाम देशों मेंबर कंट्रीज के हाथ से निकल गया कि अगर उनको कल को उनके ऊपर हमला होता है तो वर्ल्ड ओपिनियन क्या बनेगी। तो वर्ल्ड ओपिनियन यही बनेगी कि इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन पे हम शांत रहेंगे। हम कहेंगे कि जी हम तो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात करते हैं और मेंबर देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। ये एक ठंडा सा प्रस्ताव ही आएगा। तो हम यानी आप कहना चाह रहे हैं कि G20 को कुल मिला जुला के कमजोर किया गया है। बिल्कुल, एक जो उसके पास एक ताकत हो सकती थी कि जहां पे G7 के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी है, जो जिनका सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिप्रेजेंटेशन ताकत नहीं है, उनको यहाँ पे ताकत मिलती, कम से कम इतनी ताकत तो मिलती कि वो एक प्रस्ताव पारित कर सके। बाकी देश इस बात के लिए क्यों तैयार हो गए कि G20 को कमजोर किया जाए, इससे जियोपॉलिटिकल इश्यूज को बाहर कर दिया जाए? देखिए, जो G7 कंट्रीज हैं उनके पास अपनी पॉलिटिकल हेजीमोनी को बरकरार रखने के दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म हैं। उनके पास यूरोपियन यूनियन है, उनके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो वो जो G7 के कंट्रीज, उनके पास एक बड़े प्लेटफॉर्म है अपनी पॉलिटिकल दादागिरी को इस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पे उनको अपनी टेक्नोलॉजी बेचनी है, अपने वेपन बेचने, अपनी नो हाउ बेचनी है, उनको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो उनको सूट करता है ये इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म ही बने। इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म में जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो तो G7 को टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, रिवर्स प्रोसेस ही होगा। उस रिवर्स प्रोसेस में फायदा किसका है? का फायदा है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से बड़े आसानी से इस पे जो है, आसानी से तो नहीं लेकिन वो मान गए कि इसको जो है पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये दूसरा एक जो कमी है G20 में, जो मैं देखता हूं, जो मीडिया में आमतौर पर डिस्कस होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही। देखिए, इसको अगर मैं कहूँगा बड़ा क्रूड लगेगा कि ये बड़ी हेड ऑफ स्टेट्स की एक ग्लोरीफाइड सेमिनार है और उसमें कोई कंप्लायंसेस नहीं है। तो ज़्यादातर आप इनके डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो वो OECD की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। तो ये जो OECD है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, वो कंप्लायंसेस तय करता है। उसके पास बड़े बड़े फंड्स हैं और वो, अब जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, FATF कह रहे हैं, जिसका कि रिव्यू आजकल भारत का चल रहा है, जिसकी वजह से संजय कुमार मिश्रा जी को सुप्रीम कोर्ट से मोहलत ले आए 15 सितंबर तक की रिटायरमेंट के लिए। तो FATF में कंप्लायंसेस हैं, वो आपके देश के या मेंबर कंट्रीज के तमाम सारे कानूनों को बदलाव करता है, पॉलिसी से बदलाव करता है। मैं 2 एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि FATF के दबाव में या FATF के कंप्लायंसेस के लिए हमको अपने कानून बदलने पड़े। जैसे मान लीजिए कि एक कानून आया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चेंज किया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बैंक को देगा या उनमें एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU हर मेंबर कंट्री को बनानी पड़ी। हमारे देश में बनी FIU
FATF के जो रिव्यू चल रहा है उसमें एक उसका रोल है, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करती है। ये कंप्लायंसेस हैं, ये कानून में, नीतियों में परिवर्तन की बात है। जैसे मान लीजिए UN क्लाइमेट एक्शन है, उसमें कंप्लायंसेस हैं कि आपकी गाड़ी, आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें इंजन है वो कौन से कंप्लायंस का होगा। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जब चेंज होता है, जब गाड़ियों को रिटायर किया जाता है तो वो कानून बनाने पड़ते हैं जी। ये। इस तरीके के कंप्लायंसेस का फ्रेमवर्क G20 के पास नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि G20 बातें जितनी भी कर ले, लेकिन जो सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें कोई नियम नहीं बनवा सकता है, कोई कानून नहीं बनवा सकता। उसका जो ये प्रस्ताव है वो किसी के ऊपर बाध्यता नहीं है, ये बात आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बाइंडिंग नहीं, उनको दूसरे दूसरे फोरम पे जाना पड़ेगा, जैसे OECD में जाना पड़ेगा या UN में जाना पड़ेगा, तो या IMF के साथ उसके एक कोऑर्डिनेशन है, तो बहुत सारी चीजें IMF के थ्रू करवाएगा। तो एक तरीके से कहिए कि ये पॉलिसी थिंक टैंक है जो बड़ा पावरफुल है, एक ग्लोबल नीति आयोग है और बहुत पावरफुल है, लेकिन इसके पास अपने कुछ कंप्लायंसेस के लिए टूथ नहीं है, ये टूथलेस बॉडी है। तो जैसे इसमें बहुत सारी बातें की गई, अब आपने बता ही दिया है कि बाध्यकारी नहीं है। जैसे इक्विटेबल ग्रोथ के लिए अगर आप देखेंगे 15 जो इसका पॉइंट है उसमें इक्विटेबल ग्रोथ की बात की गई। जो 20th का 5th पॉइंट है उसमें सोशल प्रोटेक्शन की बात की गई कि सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब आप देखिए भारत की ग्रोथ जो लगातार हो रही है वो इनइक्विटेबल हो रही है, यानी गैर बराबरी वाली ग्रोथ हो रही है। लगातार आंकड़े ही कह रहे हैं कि लगातार कुछ लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है और एक बड़ी संख्या गरीब होती जा रही है। दूसरी तरफ अग्निपथ जैसी स्कीमें आ रही हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं है। पेंशन हम अपने यहां पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। कई सारी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो सकती है। सेंटर भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए दिख नहीं रहा है, पेंशन हमारे यहां खत्म हो चुकी है। और भी बहुत सारे जो सोशल सिक्योरिटी मेजर थे वो एक के बाद एक खत्म कर दिए गए। तो ये जो दोमुहापन मैं इसको कहूंगा कि एक तरफ तो भारत की अध्यक्षता में जो डिक्लेरेशन होता है उसमें सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लंबा समय चला जाएगा अगर पूरे पॉइंट्स हम बात करना चाहें। दर्शकों के लिए बता दूं कि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरा का पूरा ये प्रस्ताव पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ नीतियां जो लागू हो रही हैं वो पूरी की पूरी आप देख रहे हैं नियो लिबरल नीतियां हैं जिनमें इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो फिर ये इस रेटरिक का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्या है और मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, ये केवल पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने का मामला है अशोक जी। ये कोई, जब तक मैं वही बात कह रहा हूं कि 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है G20 का। कैसे काम करता है, जो पिछला प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है जिसके पास, जो मौजूदा अध्यक्ष है और जो आने वाला है, उनके बीच में एक बैटन ट्रांसफर होता है रिले रेस की तरीके का। वो एक वो स्ट्रक्चर है, वो लूज स्ट्रक्चर है वो। तो इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे FATF का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है कहीं। वो हेडक्वार्टर वही बन जाता है जिस देश में वो जाता है प्रेसिडेंसी। अब कल तक भारत में थी, अब ब्राजील में होगी, उसके पहले इंडोनेशिया में था। तो वो एक तो ये, दूसरा कि वो जो इनके जो सेक्रेटरिएट है उनको शेरपास कहते हैं हम लोग। तो शेरपा आप जानते हैं कि वो तिब्बती और नेपाली टर्मोलॉजी है कि जो माउंटेनियरिंग करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है। और वो शेरपास जो हैं उनको जैसे आपको याद होगा कि एडमंड हिलेरी जब गए थे तो पहले जो शेरपा थे उनके साथ एवरेस्ट पे जाने वाले वो तेंजिंग नोर्गे थे। तो ये शेरपा काम करते हैं कि जी ब्यूरोक्रेट की एक टीम है जो काम कर रही है, लेकिन इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। दूसरी चीज की कंप्लायंसेस का कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि आप इनको लागू कैसे करवाएंगे, क्या ABCD तरीके हैं कि जो कंप्लायंसेस को आप लागू कराएंगे। और तीसरी चीज की, जब तक कंप्लायंसेस को लागू कोई नहीं करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, सैंक्शंस क्या है, रिप्रिमांड कैसे कर रहे हैं। तो जब तक वो चीजें नहीं होंगी तब तक वो कंप्लायंसेस होगा नहीं। तो इसलिए ये सारे जो लूज
पॉइंट्स हैं G20 के साथ, वो हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी एक ग्लोरीफाइड एक प्लेटफॉर्म है, एक थिंक टैंक है, जो कि क्योंकि हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, तो हेड ऑफ स्टेट्स का एक सबसे पावरफुल लोग हैं अपने देश के, सरकार चला रहे हैं, तो वो कोई प्रभावित होकर अपनी नीतियों को प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि जो जब G20 जहाँ हो रहा है, जैसे भारत में हुआ, तो भाई कई सारे बायलेटरल साइडलाइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं G20 के मेन इवेंट से। तो भारत और अमेरिका के सिक्योरिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कुछ समझौते हो गए, ट्रेड को लेकर कुछ समझौते हो गए, कुछ और देशों से सिक्योरिटी को लेकर समझौते हो गए। ये साइडलाइट्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बजाय कि G20 इवेंट के। तो इसलिए मैं एक तरफ तो बधाई दूंगा ज़रूर नेगोशिएटर्स को कि उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट करा कि एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट आ गया G20 का। ना आता तो बड़ा एम्बेरसमेंट होता, लेकिन उस कंसेंसस डॉक्यूमेंट की के जो फॉल आउट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। जैसे यूक्रेन का बयान आ गया कि वो बहुत मायूस है इसको लेकर। तो अब वो आप अगर यूक्रेन जैसे कंट्री को, जो छोटा कंट्री है, उसको अगर आप वो कह रहा है मायूस है, तो फिर आपका तो पूरा जो आपने इतना आयोजन किया वो मिट्टी मिल जाता है। क्योंकि एक छोटा कंट्री अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बेकार है। अब यही बात मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में करूं कि चीन बड़ी इकॉनमी है, चीन कल को आके अरुणाचल प्रदेश में घुस जाए मिलिट्री लेकर, और हम जाएं G20 में, और G20 ये कहे कि नहीं हम तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात ही नहीं करते। हाँ, वो तो प्रस्ताव में लिखा है। तो हमारे लिए क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके जो फॉल आउट है वो बहुत गंभीर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो बातें होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता आसानी से। तो G20 कुल मिला जुला के उस फूफा जी की तरह है जो टैंट्रम तो बहुत करते हैं, उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन जिनकी कोई बात नहीं सुनता है। कुछ इस तरह से उसको बना दिया गया है। और मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए ये देखना कि जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे कोई बात करने के लिए हम नहीं हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक इशूज़ पे बात करने के लिए हैं। शायद ये सवाल पूछे जाते प्रशांत, अगर पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति दी जाती, कम से कम हिंदुस्तानी पत्रकारों से तो बहुत उम्मीद मैं नहीं करता हूं जिनको अनुमति मिलती, लेकिन जो अमेरिका से पत्रकार आए थे वो तो शायद ये सवाल पूछ सकते थे। इसीलिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, यहां पर अनुमति नहीं दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये भी अपने आप में एक शर्मनाक रिपोर्ट थी कि बाइडेन के साथ जो टीम आई थी, बाकायदा अमेरिकी प्रशासन ने यह बताया कि उसको इजाजत नहीं मिली सवाल करने की। पिछली बार अमेरिका में जो सवाल पूछ लिया गया था, शायद उसका भय हो। लेकिन प्रशांत, ये क्या खेल है कि यहां तो नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन यहां से निकलते ही हनोई पहुंचे, और हनोई पहुंचते ही बिडेन ने न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि ज्ञान भी दे डाला। और ज्ञान भी ऐसा कि जो मतलब सीधे सीधे कह दिया कि जो धार्मिक आपके यहाँ बाकी सारी चीजें हैं, जिस तरह का चल रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए वगैरह। ये बिडेन का पूरा खेल क्या है? जी देखिए, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे अशोक, आपने जो सवाल उठाए। एक तो देखिए, सारे जो प्रेसिडेंट्स आए G20 नेशंस के और जो स्पेशल इनवाइटीज थे, उन सब के साथ अपना एक प्रेस टीम भी आई उनके देशों की, और उन सब ने, आप अखबारों में जाके देख लीजिए, सब ने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से की हैं। एक, किस तरीके से G20 को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया गया। ये सब पत्रकारों ने, विदेशी पत्रकारों ने अपने अपने देशों के मीडिया में ये बातें की हैं। दूसरा कि जो बाइडेन के या व्हाइट हाउस के कम से कम 5 बड़े अधिकारियों ने, इंक्लूडिंग NSA के ऑफिस ने, प्रधानमंत्री निवास को या G20 के सेक्रेटरीट को फोन पे फोन किए, संपर्क किया कि अमेरिका से आए पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेस दिया जाए, और भारत ने नहीं दिया। ये बात बड़ी खराब जाती है पश्चिमी देशों में, जहाँ पे प्रेस फ्रीडम अपने आप में एक बड़ी भारी वैल्यू है। और अपने देश में अगर जो बाइडेन ये करे, या किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अशोक कि इसी मुद्दे पर वो अपने देश में चुनाव हार जाएगा।
बिल्कुल। उसकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वहां की जनता प्रेस फ्रीडम को लेकर बहुत संवेदनशील है। अब उस बैकग्राउंड में वियतनाम में जाकर प्रेसिडेंट बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो अपने आप में ये बड़ा एक एम्बैरेसिंग बात थी। दूसरी, और उससे जो भारत को कह रहे हैं आप कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के दावे को बड़ा खोखला साबित करता है कि आप पत्रकारों से ही डर रहे हैं। दूसरी बात की जो उन्होंने कही है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने प्रेस फ्रीडम, सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम की बात की है वहां पे। देखिए, ये बातें अभी तक जो आ रही थी वो निचले स्तर पर, हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे नहीं आ रही थी। कोई यूएन कमेटी फॉर रिलीजियस फ्रीडम, कांग्रेस कमेटी फॉर रिलीजियस फ्रीडम पे ये बातें आ रही थी, या कोई सीनेटर बोल रहे थे, या कोई कभी यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू आए, उन्होंने बोल दिया कि हम इंगेज कर रहे हैं सरकार के साथ। पहली बार ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री मोदी से ये बात हुई है और लगातार हम बात करते हैं इस बारे में। यानी यहाँ पे जो लिंचिंग हो रही है, यहाँ पे जो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे जो पत्रकारों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो अमेरिका केवल वाकिफ नहीं है, बात भी कर रहा है। और इस बात करने को आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, देखिए वो हेड ऑफ स्टेट हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो मर्यादाएं उससे बाध्य हैं कि वो किसी भी सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस मर्यादा के तहत वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, उन्होंने बंद कमरे में कैसे बात की होगी, इसका हम आपको अंदाज लगा सकते हैं। अच्छा, एक ये भी मजेदार है कि ऐसे समय पर राहुल गांधी अक्सर विदेशों में देखे जाते हैं। विदेश में वहाँ के इंटेलेक्चुअल से मिलते हुए, वहाँ के छात्रों से मिलते हुए, डेमोक्रेसी पे बात करते हुए, इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात करते हुए, और फिर भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के जो लोग हैं वो शोर मचा रहे होते हैं कि जब इतनी ग्लोरी आपको G20 में मिल रही है तो विपक्ष का एक नेता बाहर जाकर भारत को बदनाम कर रहा है। ये पूरा खेल क्या है? मैंने इंटरव्यू किया यूरोप की टूर में जाने से पहले, जो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं सैम पिट्रोडा, उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद वो अमेरिका गए थे, उसके पहले वो इंग्लैंड गए थे, उसके बाद अब जब भारत जोड़ो यात्रा या उनकी मेंबरशिप कंक्लूड वापस आ गई है और तब वो जा रहे हैं यूरोप में, इसका मतलब क्या है? देखिए, विदेश की धरती पर भारतीय राजनीतिक क्यों जाते हैं, उसके बारे में हम आप एक विस्तार से बातचीत पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने हमारी आपकी बातचीत है कि वो क्यों जाते हैं, क्यों सिग्निफिकेंट है, उसको वहां जाके देखा जा सकता है। लेकिन अभी का जो मौजूदा दौर है, जिस दौरा है जहाँ पे राहुल गांधी गए और अभी पेरिस में उन्होंने साइंस यूनिवर्सिटी में भाषण दिया, अपना इंटरेक्ट किया, इस पूरे दौरे में दो एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो वो इस बार केवल यूनिवर्सिटीज में या एनआरआईज या डायस्पोरा से नहीं मिल रहे हैं, इस बार उनकी हर देश में वहाँ के पॉलिटिशियन से मीटिंग है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मीटिंग है, विदेश मंत्रियों से मीटिंग है, प्रतिपक्ष के नेताओं से मीटिंग है। यानी यूरोपियन डेमोक्रेसीज राहुल गांधी को एक फोकल पॉइंट मान रहे हैं कि भारत सरकार के अलावा अगर भारत ने किसी से इंगेज करना है विपक्ष में, तो वो राहुल गांधी है। तो ये एक बड़ी मैं कहूँगा कि बात है, और क्योंकि उन देशों में एक शैडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, शैडो मिनिस्टर होता है, तो उनकी पॉलिटिकल संस्कृति में, राजनीतिक संस्कृति में ये हिस्सा है। तो वो राहुल गांधी को एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखकर उनसे इंगेज कर रहे हैं। तो ये एक उनके परसेप्शन के हिसाब से बड़ी बात है कि वो इंगेज कर रहे हैं। दूसरा कि उनको जो पर्सनल बॉन्डिंग है, पर्सनल केमिस्ट्री है, जो कल्चरल फिटनेस जिसको अंग्रेजी में कहा जाए, वो उनको राहुल गांधी में दिखती है।
देखिए, मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं कि जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें आ गई और कितनी बढ़िया लग रहा है। अब आप दोनों को आप देखें, देखिए वो भारत एक बड़ा देश है, क्षेत्रीय महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, तो अमेरिका को या किसी भी देश को बराबरी के स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात करनी होगी, ये उनकी बाध्यता है। लेकिन जहां तक बिल्कुल। पर्सनल केमिस्ट्री की बात है, तो जो बाइडेन अमेरिका की राजनीति में लेफ्ट टू सेंटर पॉलिटिशियन है, लगभग वामपंथी हैं वो, और मोदी एक दक्षिणपंथी रूढ़िवादी हिंदू राष्ट्रवादी हैं। इनमें पर्सनल केमिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है, जो पॉलिटिकल जमीन उन्होंने अपने लिए बनाई है, जिस तरीके के उनके विचार सामने आते हैं, उससे यूरोप के तमाम देश पर्सनल केमिस्ट्री भी स्थापित करने में आसानी होती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट कि राहुल गांधी वहाँ पे, मैं कहूँगा कि दुनिया के पहले या अकेले पॉलिटिशियन है जो चाइना के खिलाफ एक रोड मैप दे रहे हैं। बिल्कुल। और पूरे पश्चिम वर्ल्ड में चाइना एक बड़ा सरदर्द है। और चाइना का डिस्टिंक्शन किया है कि चाइना दो चीज़ें कर रहा है। एक तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, सारी मैन्युफैक्चरिंग सारे देशों की चाइना कर रहा है, और दूसरा उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवादी नीति है, जो उसका बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है, वो विस्तारवादी नीति को दिखा रहा है, और उसमें वो बहुत गंभीर भी है। चाइना कर रहा है कुछ ना कुछ। अब उसको कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए वेस्ट ने, अमेरिका ने एक बनाया क्वाड। अब वो क्वाड केवल एक सुरक्षा अम्ब्रेला है, सिक्योरिटी अम्ब्रेला है। पैसिफिक रिम के कंट्रीज का, भारत का, और ऑस्ट्रेलिया का, सऊदी अरब का, जापान का मिला के सिक्योरिटी रिम है। ये आर्थिक इकोनॉमिक लिंकेजेस नहीं है उसमें। जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हब के विकल्प की बात कर रहे हैं। वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कह रहे हैं कि आप भारत को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ है। हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी को। चाइना का जो प्रोडक्शन है वो रिप्रेसिव है, वो शोषण के साथ है, वो पॉलिटिकल राइट्स नहीं देता। हमारे देश में अगर आप करोगे तो आपका जो कल्चरल यूनिजन है वो इंश्योर है। तो ये एक बड़ा एक रोड मैप, एक बड़ा आइडिया जो है, पॉलिटिकल आइडिया, विश्व स्तर पर राहुल गांधी दे रहे हैं। अब ये समय के साथ ये मैच्योर होगा, इसके और फ्रेमवर्क तय होंगे, लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल आइडिया है, और मुझे लगता है कि पश्चिमी देश इस आइडिया को लेकर प्रभावित है, इसलिए वो राहुल गांधी से इंगेज कर रहे हैं। आपने रेजोनेंस की बात की तो मुझे वो दृश्य याद आया जो अब हम सब कई कई बार देख चुके हैं कि जो बाइडन हो या सुनक हो या दुनिया भर के और सारे जो लोग थे, लूला हो, जितने लोग आए हुए थे, सभी नंगे पांव महात्मा गांधी की समाधि पर जा रहे थे। गए वहाँ पर पुष्पगुच्छ चढ़ाया, और प्रधानमंत्री महोदय ने बाकायदा ट्वीट किया कि सारी दुनिया महात्मा गांधी के आइडियल्स को मानती है, आदर्शों को मानती है। सावरकर थोड़ी देर के लिए भारतीय राजनीति में बैक बेंच पे चले गए। तो प्रशांत, ये आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, कितना मुश्किल होता है और कितना सफल आप इस तरह से हो सकते हैं? दुनिया मूर्ख तो नहीं है, आप और मैं कम से कम जानते हैं। जिन लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं, जिनको लगता है कि ये चांदी सोने के फोटो से ही सब कुछ होता है, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि सारे दूतावासों से रोज के रोज डिस्पैच होते हैं, जिसमें हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल घटनाएं हैं, वो सारी की सारी होती हैं। आप ऋषि सुनक की मंदिर में फोटो देख के वो हो सकते हैं, उस पर बिल्कुल बली जा सकते हैं, लेकिन आप और हम या पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक जो हैं इस समय
इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के सबसे बड़े दुश्मन है, लगातार उनकी संख्या कम करने की, उनको नौकरी ना मिले इसकी कोशिशें कर रहे हैं, और वो किसके पक्ष में खड़े हैं ये सब जानते हैं आप। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ इस देश में क्या हो रहा है, जब इस तरह का आपको फोटो आप करना पड़ता है, तो जस्ट मैं आपसे ये क्यूरियस सवाल पूछ रहा हूं कि उस समय बाकी नेताओं के मन में क्या चलता होगा। देखिए, गांधी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, गांधी आपको दिखाई देंगे। मैं दुनिया के जिस भी मुल्क में गया हूँ, मैंने गांधी के नाम पे सड़क, गांधी के नाम पे कोई बिल्डिंग, गांधी की स्टैचू देखी है। एक दफे कुछ साल पहले मैं तेहरान गया और मुझे मालूम भी नहीं था, मैं टैक्सी से जा रहा था और निगाह पड़ी मेरी दुकान पे, एक अंग्रेजी में वहाँ पे वो लिखा हुआ साइन बोर्ड, पर्शियन मुझे पढ़नी नहीं आती, तो गांधी स्ट्रीट लिखा हुआ था। मैंने पूछा ड्राइवर से, तो उसने कहा गांधी स्ट्रीट है। मैंने घुमाओ वापस, देखा तो गांधी के नाम पे आपको दुनिया के हर शहर में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो गांधी का नाम इतना बड़ा है। अभी आप देखिए कि इसी G20 सम्मेलन में इस्लामोफोबिया पे बयान दे रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, और वो क्या कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया पे गांधी के 3 बंदरों की तरह आपने आंखें और नाक और कान बंद कर रखा है, मुंह बंद कर रखा है। तो गांधी की जो एग्जाम्पल्स हैं, गांधी सबको मेस्मराइज करता है, इंस्पायर करते हैं। दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े नेता अगर कोई हैं तो वो गांधी हैं। अब और ये सारे कंट्रीज जानते हैं जो आए, उनके विदेश मंत्रालय, जो आपने कहा कि डिस्पैच भेजते हैं, उनको सबको मालूम, पॉलिटिशियंस है वो उतने ही सफल पॉलिटिशियन जितने आपके हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं। और उन सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी क्या है, आरएसएस क्या है, गोडसे कौन है, गांधी कौन है, उनको मालूम है। और वो केवल जिसको कहें कि डिप्लोमेटिक डिसेंसी की वजह से, हालांकि उनको अच्छा लगा होगा व्यक्तिगत रूप से कि गांधी की समाधि में वो गए हैं, लेकिन वो ये भी जान रहे होंगे कि मोदी साहब की कितनी बड़ी मजबूरी है कि वो गांधी को लेकर जो है सबको लेकर आए हैं। और हम ये सब जानते हैं कि मोदी साहब के शासनकाल में गोडसे को कितना बढ़ाया गया और जिन पे कोई एक्शन नहीं होता, पुलिस एक्शन नहीं लेती, ये सब भी वो जानते हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है मोदी साहब के लिए। एक ऐसी चीज़ है जिसको कि ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और बहुत कोशिश भी की उन्होंने गांधी के मूल संदेश को दबाने की भी। आप देखिए कि देश भर के शौचालयों में गांधी जी का चश्मा लगा दिया। वो गांधी जी के बारे में बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। गांधी का सबसे बड़ा जो संदेश है वो शांति और अहिंसा है। बिल्कुल। कभी आपने मोदी साहब के मुंह से गांधी जी के वो संदेश नहीं सुने होंगे। मुझे याद है कि ओबामा थे शायद, या कौन प्रेसिडेंट था अमेरिका का, जिसने कि गांधी जी के बारे में इन्हीं के सामने बात कर ली थी, शायद जो बाइडेन थे। तो गांधी जी के बारे में लंबी चौड़ी बात इन्हीं के सामने कर दी थी। तो क्योंकि ये मोदी साहब के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल है कि वो उनकी पोजीशन वो क्या तय करें, लेकिन ये मजबूरी है। और गांधी को ये लोग कभी मार नहीं पाए, ये सबूत है इस बात का कि वहां पे समाधि में आज खड़े हैं। तो इस हफ्ते की ये सारी पॉलिटिकल खबरें, G20 जिस पर सैकड़ों करोड़ लगा दिया गया, बदले में मिला एक डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन उस समय हमारे काम नहीं आएगा अगर चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, क्योंकि उस डिक्लेरेशन में हमने ये मान लिया है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज में G20 का कोई रोल नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा लगातार रोचक होती जा रही है, लगातार उसका जो टेम्पो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ सारी दुनिया ये देख रही है कि G20 का सारा उपयोग दरअसल अगले चुनाव की तैयारियों के लिए किया गया, वरना इस बात का कोई अर्थ ही नहीं था कि जो अध्यक्षता रोटेशनल मिलती है, पिछले साल इंडोनेशिया के पास थी और अब ब्राजील में आ गई है, उसके पोस्टर गली चौराहों, यहां तक कि शमशान पर भी लगा दिए गए थे। जब विदेशी राजनयिक
आए होंगे या विदेशी पत्रकार हमारे आए होंगे और उन्होंने एयरपोर्ट से लेके दिल्ली जहां तक वो गए होंगे, हर 10 कदम पर एक बड़ा पोस्टर देखा होगा, एक बड़ा बैनर देखा होगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें हैं। तो ये सवाल उन्होंने अपने आप से भी पूछा होगा कि क्या वाकई G20 का प्रेसिडेंट होना या G20 को होस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट है। यही सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि विश्व के ऐसे फोरम बनते रहते हैं, असल सवाल यह है कि उन फोरम में भागीदारी से या उन फोरम्स की मीटिंग से हमारे देश को कितना लाभ हुआ। सोचिएगा, और साथ में अगर आपको लगता है कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं, हम वो बातें कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, हमारी बातें आपको एजुकेट कर रही हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आगे आइए, हमें सपोर्ट कीजिए। जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, मेंबरशिप लेके, सुपर थैंक्स देके, वीडियो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, सच कहने की हमारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं प्रशांत से इसी शो में 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत। थैंक यू प्रशांत।